किसी कण का द्विमीय गति में विस्थापन वेग और त्वरण सदिश। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विमीय गति में कण का विस्थापन वेग एवं त्वरण सदिश। द्विमीय गति में जब भी कोई पिंड गति करता है तो गति करते समय पिंड की x और y या y और z और x, इन तीनों अक्षों में से जो तीन अक्ष हैं x, y, z, इनमें से कोई दो अक्षों के निर्देशांकों में परिवर्तन होता है। किसी भी पिंड की किसी समतल में जो गति होती है, किसी तल में जो गति होती है, उसे हम उसकी द्विमीय गति कहते हैं। अभी तक जब हम एक विमीय गति की बात कर रहे थे तब हम विस्थापन के लिए केवल x माइनस x, 0 या ओनली x या डेल x या x2 माइनस x1, इस तरह के कुछ साइन हम काम में ले रहे थे, प्रतीक हम काम में ले रहे थे। लेकिन अब जब हम द्विमीय गति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल x अक्ष नहीं होगा, x अक्ष के साथ में y अक्ष भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि x अक्ष के साथ में z अक्ष हो, या ये भी हो सकता है कि x अक्ष हो ही ना, इसके स्थान पर y और z अक्ष हो। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पिंड की यदि गति इस प्रकार से हो कि उसके जो दो निर्देशांक हैं उनमें परिवर्तन हो समय के सापेक्ष, तो उसकी गति को हम द्विमीय गति कह सकते हैं। या हम ये कहें कि किसी कण की गति को द्विमीय निर्देश तंत्र में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसे हम द्विमीय गति के नाम से भी कहा जा सकता है। किसी तल में पिंड की जो गति है उसको द्विमीय गति कहा गया है। अब किसी तल में जब पिंड की गति होती है तो ये जो गति है ये जरूरी नहीं है कि पिंड की गति का जो पथ है वो सरल रेखीय हो, ये वक्र रेखीय भी हो सकता है, ये सरल रेखीय भी हो सकता है, या ये किसी अन्य प्रकार का भी हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, मान लीजिए कि एक द्विमीय निर्देश तंत्र है, इस निर्देश तंत्र में दो अक्ष है, एक अक्ष x है, दूसरा अक्ष जो है वो y है। ये जरूरी नहीं है कि एक अक्ष x और दूसरा अक्ष y ही हो। फिर से मैं आपको कह देता हूँ, हो सकता है कि जो एक अक्ष है वो x और दूसरा अक्ष z हो, ये भी हो सकता है कि एक अक्ष y हो और दूसरा अक्ष z हो, यानी कि x y z में से कोई भी दो अक्ष यहाँ पर लिए जा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पिंड जो है वो प्रारंभ में a बिंदु पर उपस्थित था। a बिंदु को यदि मूल बिंदु के सापेक्ष निर्देशित किया जाए तो इसे r1 सदिश से निर्देशित किया जा सकता है। ए बिंदु पर जो कण के निर्देशांक हैं वो मान लीजिए x1 और y1 है। थोड़ी देर बाद में या हम कहें डेल टी समय पश्चात कण जो है गति करते हुए ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंच जाता है, ये मान लीजिए बी बिंदु है। बी बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो मान लीजिए x2 और y2 है। ठीक है, अब ये निर्देशांक का क्या मतलब है ये भी हम समझेंगे। और बी बिंदु का जो स्थिति सदिश है, ये बी बिंदु का स्थिति सदिश है, ये ओ बिंदु से बी बिंदु की दिशा में इंगित होगा, तो इसको हम R2 कह देते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे PDF में दिखाई दे रहे चित्र के अनुसार अगर समझाना चाहूँ तो भी इसी तरह का ही चित्र यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर दो अक्ष है। मान लीजिए कि कण जो है वो प्रारंभ में ए बिंदु पर था, तो ए बिंदु का निर्देशांक अगर आपको निकालना है तो मूल बिंदु से ए बिंदु को मिलाने वाली रेखा आप बना दीजिए। इसी प्रकार से ये थोड़ी देर बाद में यानी डेल टी समय पश्चात बी बिंदु पर चला जाता है, तो मूल बिंदु से बी की दिशा में जो रेखा होगी वो इस बिंदु के निर्देशांक R2 को व्यक्त करेगी। तो R1 और R2 जो है उसको हम यहाँ पर अलग अलग स्केच से, अलग अलग रंग से यहाँ पर बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए R1 को मैं नीले रंग की रेखा से व्यक्त करना चाहूं तो ये R1 है, नीले या काले रंग की रेखा से, ये R1 की दिशा है O से A की दिशा में। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर मैं R2 को व्यक्त करना चाहूं तो R2 जो है इसकी सेकेंडरी पोजीशन है। सेकेंडरी पोजीशन का मतलब द्वितीयक स्थिति है, और इसको हम O से B की दिशा में इंगित कर रहे हैं। ये O से B की जो दिशा है उस दिशा में हम इसे इंगित कर रहे हैं। इसको हम मान लीजिए हरे रंग से मैं इसको दर्शा देता हूं। एक मिनट, ये हमारे पास में R1 है, इस दिशा में R1 है, और अगर हम इस दिशा में लेना चाहे तो ये जो है हरे रंग से जो बताया गया है ये R2 है। तो R1 की जो दिशा है वो O से A की ओर है। अगर मैं इसको यहाँ अलग से बताना चाहूँ तो ये O से A की जो दिशा है ये R1 की दिशा है।
इसी प्रकार से ये R2 की दिशा है, ये B बिंदु की दिशा है, O से B की ओर है। अगर मैं इस R1 और R2 के बिंदु A और B को मिलाना चाहूं तो A से B की दिशा में इसका विस्थापन हुआ है, यानी विस्थापन की दिशा A से B की ओर होगी। अब अगर आप इस ध्यान से इस त्रिभुज को देखेंगे तो इस त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि भुजा OA और AB, भुजा OA और भुजा AB, ये दोनों क्रमागत भुजाएं हैं। भुजा OA और AB दोनों क्या है? क्रमागत भुजाएं हैं। और हम सब जानते हैं कि क्रमागत भुजाएं यदि दो सदिशों को व्यक्त करें तो इनका जो योग है वो तीसरी भुजा यानी कि OB के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं OA जो है उसका मान हो गया है R1 सदिश, AB का जो मान है उसको हम डेल R कह रहे हैं विस्थापन सदिश, और बराबर OB यानी कि ये हो जाएगा R2 सदिश। अब यहां से अगर आप यहां से R1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास में जो है वो कुछ इस तरह का समीकरण आएगा, डेल ऑफ R यानी विस्थापन सदिश बराबर R2 माइनस R1। फिर से आप इसको समझ लीजिए एक बार और, यहाँ पर मैं इसको एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक कण आपके पास में है, वो किसी समय निर्देश तंत्र जिसमें दो अक्ष दिए गए हमें एक्स और वाई अक्ष, उसमें किसी बिंदु ए बिंदु पर था। ए बिंदु पर जो ये सदिश था तो इसकी जो दिशा है, इस बिंदु ए की जो दिशा है इसको हम कहेंगे R1 कहेंगे। और जो ये डेल टी समय पश्चात में डेल R दूरी तक विस्थापित होकर के जो ए से बी की दिशा में है, विस्थापन डेल आर की दिशा ए से बी की दिशा में है, ये बी बिंदु पर पहुंच जाता है। बी बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो R2 दिशा में है, यानी O से B की दिशा में, ये O से B की दिशा में है। तो आपके पास में तीन सदिश आ गए हैं। आप एक सदिश इस दिशा में है O से A की दिशा में, एक सदिश जो है वो O से B की दिशा में है, और एक सदिश जो है आपके पास में ये A से B की दिशा में। A से B की दिशा में जो सदिश है उसको डेल आर हम कह रहे हैं, जो O से B की दिशा में है उसको हम R2 कह रहे हैं, और जो O से A की दिशा में सदिश है उसको हम R1 कह रहे हैं। इस नए चित्र को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो भुजाएं क्रमागत भुजाएं हैं, और वो कौन कौन सी भुजाएं हैं क्रमागत भुजाएं? हम देखेंगे यहाँ पर क्रमागत भुजाएं कौन कौन सी, बच्चों बताओ। OA OA और AB दो क्रमागत भुजाएं हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो योग है वो तीसरी भुजा जो है हमारे पास में OB उसके बराबर होगा। OA और AB का जो योग है वो तीसरी भुजा OB के बराबर होगा। और जो OB का जो मान है, OA का जो मान है और AB का जो मान है वो अगर हम यहाँ पर रखें तो OA का मान हमारे पास में R1 सदिश है, AB का जो मान है हमारे पास में वो है डेल R यानी विस्थापन सदिश, बराबर OB का जो मान है वो है R2। यहां से हमारे पास में एक समीकरण आई है, R1 प्लस डेल R बराबर R2। ये जो R1 हमारे पास में है, इस R1 को अगर हम दूसरी तरफ लेके चले जाए तो आपके पास में आ जाएगा डेल R बराबर R2 माइनस R1। यानी कि अगर आपको विस्थापन निकालना है तो जो सेकंड स्थिति है यानी अंतिम स्थिति है उसमें से फर्स्ट स्थिति यानी कि प्रारंभिक स्थिति, दो ही स्थितियां दी हुई है फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड को हम अंतिम मानेंगे और फर्स्ट जो है उसको प्रारंभिक मानेंगे। सेकंड स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा दीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये स्थिति निकाले कैसे, हम हमें पता कैसे चले कि ये स्थिति क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, स्थिति सदिश निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं और निर्देशांक निकालने का तरीका भी एक बार फिर से मैं बता रहा हूं। मान लीजिए कि हमारे पास में एक्स अक्ष है और ये हमारे पास में वाई अक्ष है। मान लीजिए किसी समय पर कोई जो कण है वो बिंदु ए इस पोजीशन पर है। जब मैं इस बिंदु ए को लंबवत एक्स दिशा में मिलाता हूं, ठीक है, एक्स अक्ष पर मिलाता हूं, तो जिस बिंदु पर ये काटता है वो इसका एक्स निर्देशांक कहलाएगा। तो मान लीजिए x1 पर काट रहा है, x1 पर, जैसा कि इस चित्र में भी आप देख रहे हो ये यहां पर काट रहा है, इसको अपन x1 माना है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको अगर हम y अक्ष पर मिलाएं तो जहां पर ये काटेगा वो इसका y निर्देशांक कहलाएगा, इसको अपन कहेंगे y1। यहां पर भी चित्र में देखिए ये जहां पर काट रहा है इसको y1 माना गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं b बिंदु के निर्देशांक भी निकालना चाहूं तो ये तो हम बात कर रहे हैं केवल निर्देशांक की, अभी हम स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। बी बिंदु के निर्देशांक निकालना चाहूं तो बी बिंदु को एक्स अक्ष पर मिला दीजिए और वाई अक्ष पर मिला दीजिए। एक्स अक्ष पर जहां ये काटेगा इसका एक्स निर्देशांक होगा, वाई अक्ष पर जहां काटेगा ये इसका वाई निर्देशांक होगा। अब स्थिति सदिश लिखने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए आप
पहले बिंदु ए के लिए स्थिति सदिश लिख रहे हो, तो इस ए का स्थिति सदिश हमने R1 माना हुआ है ऑलरेडी। अब R1 का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे कि R1 का जो x निर्देशांक है उसका मान तो है x1, और जो y निर्देशांक है उसका मान है y1। देखो यहां पर हमने इसको x और y का है, लेकिन हो सकता है ये संख्या के रूप में हो। जैसे मान लीजिए x1 और y1 का जो मान है वो है 3 और -4 सपोज, तो हम क्या लिखेंगे स्थिति सदिश के रूप में, R1 बराबर x1 की जगह 3 और y1 की जगह -4। अभी काम पूरा नहीं हुआ हमारा, लेकिन आप मुझे देख के बताओ 3 और 4 को देख करके आपको पता चल रहा है कि इनमें से कौन x है और कौन y है? 3 तो x1 है। नहीं, आप ये बताओ कि अगर आपको ये निर्देशांक नहीं पता हो, ये निर्देशांक नहीं पता हो और डायरेक्ट कोई ऐसी समीकरण लिख के दे देवे, ऐसी संख्या लिख के दे देवे कि भाई एक निर्देशांक तो जो है वो 3 है और दूसरा निर्देशांक 4 है, -4 है, तो आपको पता चल जाएगा इनमें से कौन सा x और कौन सा y है। मान लो ये आपको नहीं बताया हुआ है कि x निर्देशांक कौन है और y कौन है, केवल ये बता दिया कि भाई दो निर्देशांक है, उनमें से एक 3 है और दूसरा -4 है, तो आपको पता चल जाएगा इनमें से कौन सा x है और कौन सा y है। क्योंकि सर कैसे पता चलेगा? पीछे वाला y x का होता है पहले x को लिखा तो ये ऐसा है बेटा, मेरी बात को ध्यान से, अब मेरी बात को ध्यान से सुने आप सब, अब मेरी बात को ध्यान से सुने। ये हम जब निर्देशांक लिखे हुए होते हैं हमारे पास में और हमें पता होता है कि ये किन दो अक्षों के लिए निकाले गए हैं, तब हम ये बता पाते हैं कि ये पहला वाला इसका और दूसरा वाला इसका है। लेकिन ये लिखे हुए नहीं है, आपको बोल के कहा गया है, ठीक है? आप बोल के तो कोई -4 को भी पहले बोल सकता है। और अगर मान लो कि ये चित्र जो है वो ऐसा होता कि यहाँ पर x अक्ष होता और यहाँ z अक्ष होता, तो या हम ये कहें कि यहाँ y अक्ष होता और यहाँ x अक्ष होता, तो जब यहाँ पर y अक्ष होता और यहाँ पर x अक्ष होता तो हो सकता है कि आपने पहले y अक्ष का निर्देशांक लिखा हो फिर x अक्ष का निर्देशांक लिखा हो, ये भी तो संभव है। तो आप केवल ये परिपाटी मनुष्य द्वारा बनाई गई है ना, ये फिक्स नहीं है कि जो x अक्ष की जो दिशा है वो यही रहेगी और y अक्ष की दिशा यही रहेगी। आपकी मर्जी हो तो इसे आप y अक्ष और इसे x अक्ष मान सकते हो। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि x और y एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए और z इन दोनों के लंबवत होना चाहिए, बस बात खत्म। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये यहाँ पर हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, ये हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। ये जो नीचे लिखा हुआ अक्ष है इसको भी y मान सकते हो आप और इसको x मान सकते हो। यानी अगर मैं इसके निर्देशांक अगर मान लीजिए यहाँ पर काट रहा है, यहाँ 3 पर काट रहा है और यहाँ पर मान लीजिए 4 पर काट रहा है और मैंने इसके निर्देशांक 3, 4 लिख दिए, तो इसका मतलब ये 3 जो है ये क्षैतिज अक्ष का निर्देशांक है और 4 जो है y अक्ष का। ये तो हमने एक परिपाटी बना दी कि पहले इसको बोलो, ठीक है? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अजमेर जाता हूं, ठीक है? एक परिपाटी हो गई कि भाई पहले हम जब वाक्य बोलेंगे तो वाक्य बोलते समय हमें क्या करना पड़ेगा कि शुरुआत जो है हमें उस व्यक्ति से, उस वस्तु से संबोधित करते हुए करनी पड़ेगी जिसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है? इसका एक सिस्टम हो गया, मैं अजमेर जाता हूं। अब इसी को अगर अंग्रेजी में कहें तो हम क्या कहेंगे? आई एम गोइंग टू अजमेर। आई एम गोइंग टू अजमेर। अब देखो यहाँ पर मैं की जगह आई आ गया और जो है सबसे लास्ट में आता था उसका एम आई के जस्ट बाद में आ गया। हाँ सर। एम का मतलब है ही लिया गया है और गोइंग यानी जाता है, जो कि अजमेर के बाद आना चाहिए था वो अजमेर से पहले आ गया और अजमेर लास्ट में आ गया। तो जैसे ही बोलने के लिए आपने लैंग्वेज चेंज की, इनकी जो क्रम है वो भंग हो गए। तो ये कोई फिक्स क्रम नहीं है कि हम ऐसे ही लिखेंगे। हाँ, हम नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं, जब कुछ नहीं दिया गया हो तो हम नॉर्मली ऐसे ही मानते हैं, लेकिन यहां पर जब बात आ रही है कि ये फिक्स नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर ये कह नहीं सकते कि x निर्देशांक होगा ये y निर्देशांक। अब यहाँ पर पहचाने कैसे हम? ये जो स्थिति सदिश है इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जो है वो x निर्देशांक है और कौन सा जो है वो y निर्देशांक है? तो उसके लिए एक तरीका है। तरीका क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि 3 जो है x निर्देशांक है और 4 जो है वो y निर्देशांक है, तो इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है? 3 के आगे आई कैप लगा देना है। 3 के आगे क्या लगा देना है आपको? आई कैप लगा देना है और 4 के आगे आपको लगा देना है जे कैप।
और इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना है। ऐसे x1 के आगे आई कैप और y1 के आगे जे कैप, ये प्लस लगा दिया बीच में। तो अब हमें पता चलेगा कि जो आई कैप से गुणा हो रहा है वो x निर्देशांक है, जो जे कैप से गुणा हो रहा है वो y निर्देशांक है। अब देखो आपको एक कमाल की बात बताता हूं मैं इसमें। मान लीजिए कि किसी ने इस प्रकार से एक समीकरण लिख के दे दिया आपको, r बराबर y आई कैप प्लस x जे कैप, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये y निर्देशांक है, नहीं, अब ये y निर्देशांक नहीं है, अब ये y x निर्देशांक हो गया है, क्योंकि ये आई कैप से गुणा हो रहा है। तो जो आई कैप से गुणा हो रहा है वो इसका x निर्देशांक होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमें जब भी इन चीजों को, इन निर्देशांकों को व्यक्त करना है तो इनके साथ में आई और जे को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं पहले बिंदु यानी ए बिंदु का स्थिति सदिश लिखना चाहूं, अगर मैं हाँ सर। अगर मैं ए बिंदु का निर्देशांक लिखना चाहूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो नहीं दिख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा है वो एक बार बेटा लॉग आउट होकर वापस लॉग इन कर लो, दिखने लग जाएगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है आपके वहां पर, ठीक है। मैं तो छत पे खड़ा हूं, इससे ऊपर तो मैं आसमान में ही जाऊंगा बेटा, अब जब भी दिखाई देगा। तो आसमान में मैं उड़ नहीं सकता, भी मेरे पंख आए नहीं है, आएंगे जब मैं उड़ जाऊंगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मजाक की बात है, बीच में मजाक भी करना चाहिए। तो देखो अगर मैं पहला बिंदु ए बिंदु का स्थिति सदिश लिखना चाहूं तो स्थिति सदिश क्या होगा, r1 बराबर पहले बिंदु का x निर्देशांक क्या है, x1। अब ये x1 लिखने से ये पहचान में नहीं आएगा, इसके साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, आई कैप, प्लस दूसरे बिंदु का निर्देशांक ये हो गया y1 जे, इसी का दूसरा निर्देशांक y1 जे कैप। तो ये हमारे पास में ए बिंदु का स्थिति सदिश हो गया। अब ऐसे ही अगर आपको बी बिंदु का स्थिति सदिश लिखना है तो वो हो जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। तो इस तरीके से हम दोनों बिंदुओं के ए और बी यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के निर्देशांक लिख सकते हैं। आप यहां पर भी देख पाओगे कि ये निर्देशांक ठीक इसी प्रकार से हमने लिखे हुए हैं। तो अभी तक हमने दो चीजें यहाँ पर निकाली, एक तो हम यहाँ पर स्थिति सदिश लिखा है हमने ए बिंदु और बी बिंदु का, और एक हमने ये समीकरण अभी निकाली थी कि विस्थापन सदिश का मान जो है वो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति यानी डेल r बराबर r2 माइनस r1 से ज्ञात की जा सकती। अब हमारा काम क्या है पहला, तो देखो डेल r बराबर हमारे पास में है r2 माइनस r1। ये जो डेल r है ना, ये डेल r, इसको अपन कहते हैं विस्थापन सदिश। तो इस विस्थापन सदिश का मान मुझे निकालना है। विस्थापन सदिश का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, r2 का मान चाहिए और r1 का मान। तो हम मान रख देते हैं। r2 का मान क्या है, r2 का मान अभी अभी हमने देखा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप है, माइनस फिर r1 का मान ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये भी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल लूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, डेल r बराबर x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस, अब ये माइनस देखो दोनों से गुणा होगा, x1 आई कैप से भी और y1 जे कैप से भी। तो ये गुणा हुआ तो ये आ गया x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप। अब देखो x1 आई कैप और x2 आई कैप, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से हमारे पास में कॉमन आ गया डेल r बराबर x2 माइनस x1 आई कैप कॉमन आ गया, ठीक है। प्लस इसी तरीके से ये जो y2 जे कैप और y1 जे कैप है, इनमें से जे कैप कॉमन आ गया, बचा क्या हमारे पास में y2 माइनस y1, ठीक है। तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। अब इस x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो x1 और x2 है क्या चीज, हम इस चित्र में इसको समझने का प्रयास करेंगे x2 और x1 क्या चीज है, ठीक है। लेकिन पहले एक बार इस समीकरण को हम वापस से, हाँ बोलो बेटा। सर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या नहीं, अब यहाँ पर बड़ी और छोटी नहीं है, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि r2 का मान r1 से, सॉरी x2 का मान x1 से छोटा हो। देखो कैसे, मान लीजिए कि ये अपने पास में एक, ये छोटी छोटी भ्रांतियां हैं आपको जिनका हटना बहुत जरूरी है दिमाग से। मान लीजिए ए बिंदु ये था, ठीक है, ये ए बिंदु ये था, तो ए बिंदु ये था, इसको मैंने यहां मिलाया तो ये इसका हो गया x1 निर्देशांक,
ये हो गया इसका दूसरा निर्देशांक y1। अब अगर बी बिंदु यहां होता तो देखो इस x2 का मान तो ज्यादा है, लेकिन y2 का जो मान है वो y1 से कम है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि x2 और x1 में से x2 ही हमेशा बड़ा होगा और y2 और y1 में से हमेशा y2 ही बड़ा होगा। हमें केवल अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति घटानी है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। अब इसका मीनिंग क्या है वो मीनिंग समझना आप। देखो सबसे पहली बात तो x1 जो है ये जहां पर ये काट रहा है, आपको कैसे पता चलेगा इस x1 का मान क्या है? ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से जहां पर ये कट कर रहा है, जहां पर ये कट कर रहा है उस बिंदु की जो दूरी है, जैसे मैं यहाँ पर एक चित्र से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये मान लीजिए ये आपके पास में एक बिंदु है ए, यहां पर मैंने इसको मिलाया, ये हो गया x1। तो ये x1 क्या है? x1 इस मूल बिंदु O से x अक्ष पर जहां पर ये कट किया है उस बिंदु की दूरी है, ये वाली दूरी। ये जो मैंने यहाँ पर गहरा करके बनाया है इसको, ये दूरी x1 है। ठीक है, अब मान लीजिए बी बिंदु यहां पर है, ये बी बिंदु यहां पर है, तो बी बिंदु यहां पर है, ये मान लीजिए इसको x2 पे कट कर रहा है, तो x2 क्या हो गया? ओ बिंदु से इस बिंदु की, ये जहां पर ये कट कर रहा है उस बिंदु की दूरी, ये वाली दूरी। अब मुझे बताओ कि इस बड़ी दूरी में से छोटी दूरी अगर मैं घटा दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? मेरे पास में इन दोनों बिंदुओं के बीच की, यानी कि इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी आ जाएगी x2 माइनस x1। इसको हम कहेंगे x अक्ष के निर्देशांक का विस्थापन यानी परिवर्तन। विस्थापन का मतलब एक परिवर्तन भी है कि x अक्ष के निर्देशांक में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और ऐसे अगर हम y2 माइनस y1 करें तो उसका मतलब क्या हुआ कि y निर्देशांक में कितना परिवर्तन हुआ है, यानी कि ये वाली राशि y2 माइनस y1 ये वाली दूरी है और x2 माइनस x1 ये वाली दूरी है। तो x2 माइनस x1 का मतलब है x निर्देशांक में परिवर्तन और y2 माइनस y1 का मतलब है y निर्देशांक में परिवर्तन। तो बिल्कुल सही। तो अब देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डेल आर का मान निकालने वाले हैं। तो देखिए डेल आर बराबर हमने क्या देखा था, डेल आर बराबर R2 माइनस R1, R2 और R1 के मान रख दिए हमने, x2 I1 प्लस y2 J1 माइनस x1 I कैप प्लस y1 j कैप, ब्रैकेट को खोला और उसके बाद में कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। अब ये जो हमारे पास में आया था डेल आर बराबर x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये जो आपके पास में आया है इसमें जो x2 माइनस x1 है उसको हम कहेंगे x में परिवर्तन। युवराज माइक ऑफ कर लो। उसको हम कहेंगे डेल एक्स। ठीक है, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप, ये जो है ये हमारे पास में जो आया है इसको हम कहते हैं विस्थापन सदिश। डेल आर बराबर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप, इसको विस्थापन सदिश कहा जाता है। अब अगर मैं दोनों तरफ अगर मुझे विस्थापन का मान निकालने के लिए कहे कि विस्थापन का परिमाण निकालो, इस विस्थापन का परिमाण निकालो, तो परिमाण कैसे निकालोगे देखना, डेल आर बराबर अंडर रूट में सबसे पहले आई के गुणांक का वर्ग करो। तो आई का गुणांक कौन है? डेल एक्स है, तो ये डेल एक्स का वर्ग कर दो। ठीक है, और फिर जे के गुणांक का वर्ग करो। जे का गुणांक कौन है? डेल वाई, तो ये डेल वाई का वर्ग कर दिया हमने। तो हमारे पास में इन दोनों के वर्गों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद में जो अंडर रूट लेंगे तो वो इस राशि के परिमाण के बराबर होगा। जैसे आपने लिखा, मान लीजिए आपने लिखा आर बराबर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और किसी ने आपको कह दिया इसका परिमाण निकालो। ठीक है ना, ये हर राशि के परिमाण के लिए बता रहा हूं मैं एक टेक्निक, बिल्कुल ये चाहे वेग के लिए निकालो, चाहे आप ये विस्थापन के लिए लो काम में, चाहे आप किसी और के लिए काम में लो, सभी के लिए काम में आएगा। ये क्या होगा, ये जो राशि आर है इस आर का परिमाण हमेशा अंडर रूट ऑफ आई का गुणांक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और फिर जे के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ दो। दोनों के आई और जे के गुणांकों को वर्ग करके, अरे 5 नहीं आएगा, बेवकूफ हो रहा है क्या तू यार, क्या बात कर रहा है, मुझे आता नहीं है। अंडर रूट 13 देखते हैं अभी देखते हैं इसका जो भी मान आएगा वो हम देखो, मान क्या आएगा वो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं, तरीका इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तरीका इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हमें परिमाण निकालना है तो आई और जे के दोनों के गुणांकों को का वर्ग करो, उनको जोड़ो और उसका वर्गमूल ले लो। और अगर मान लो आई जे और इसके साथ में मान लो के भी होता, 3k होता, तो फिर उसका भी वर्ग कर दो।
ठीक है, सर अब बोलो, कुछ बोलना चाह रहे थे विकास सैन, बोलो। सर इसके अंदर आई कैप और ये जे कैप नहीं आएगा क्या? बेटा परिमाण ले रहे हैं, दिशा तो ले ही नहीं रहे ना अपन। परिमाण में दिशाएं नहीं होती हैं, आई जे और के दिशाओं को व्यक्त करते हैं। परिमाण का मतलब ही यही है, बिना दिशा के मात्रात्मक मान। ये हम क्या ले रहे हैं, परिमाण ले रहे हैं, दिशा नहीं ले रहे हैं इसकी। दिशा लेते तब आई जे के महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी इकाई सदिश निकालते हैं ना, तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है, एकांक सदिश जब हम निकालते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए, ये मैं बीच में इसलिए बता रहा हूं, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार बीच में और बता रहा हूं। ये जो आर है, जो भी हमने क्या लिखा था, 3i कैप प्लस 2j कैप, इसका किसी ने परिमाण निकालने के लिए कहा तो क्या होगा, r बराबर अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 13, ये अपने पास में आ जाएगा आंसर। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो बाद की बात है, मैं निकाल के भी लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4, तो r बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 13। अब आपको किसी ने कह दिया इसका इकाई सदिश निकालो। ठीक है, तो देखो कोई भी सदिश का जो मान होता है वो परिमाण और इकाई सदिश के गुणा के बराबर होता है। ये सदिश r का मान सदिश के परिमाण और इसके इकाई सदिश के गुणा के बराबर होगा। तो इकाई सदिश का मान कितना आ जाएगा इससे, सदिश बटा परिमाण बराबर इकाई सदिश। ये r को मैं नीचे ले आया, r को मैं नीचे ले आया, तो सदिश में अगर हम परिमाण का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, इकाई सदिश। अब आपको किसी ने कह दिया इस r का इकाई सदिश निकालो, तो इकाई सदिश निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इकाई सदिश निकालने के लिए इस r सदिश में परिमाण का भाग दे देंगे। तो ये r का इकाई सदिश बराबर r सदिश कितना था, 3i कैप प्लस 2j कैप अपॉन परिमाण का भाग देना है, तो ये परिमाण अंडर रूट 13 का भाग दे दिया हमने। ठीक है, ये अंडर रूट 13 का भाग दे दिया, ये हो गया इसका इकाई सदिश। सदिश तो ये खुद है, सदिश तो ये खुद है। ठीक है, इकाई सदिश हमने ये निकाल लिया है और परिमाण भी हमने निकालने का तरीका सीख लिया, तीनों चीजें सीख ली। हालांकि अभी हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा उससे हटके है, लेकिन ये जरूरी था इसलिए मैंने आपको बताया है। तो वापस से अपन यहाँ पर आ रहे हैं, विस्थापन निकाल रहे थे, तो हम विस्थापन का समीकरण हमारे पास में क्या आया था, विस्थापन का समीकरण हमारे पास में आया था डेल आर बराबर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप। अब आपको कोई कहता कि भाई विस्थापन का परिमाण निकालो, तो आप क्या कहोगे, विस्थापन का परिमाण बराबर, बिना तीर के लिख दो तो परिमाण ही कहलाएगा, बराबर आई के गुणांक का वर्ग यानी डेल एक्स का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग यानी कि डेल वाई का वर्ग। ये हो गया आपके पास में विस्थापन का परिमाण, ये जो लिखा हमने, अंडर रूट ऑफ आई और जे के गुणांकों के वर्गों का योग। ठीक है, अब ये तो हमने विस्थापन निकाल लिया, लेकिन हमें अभी त्वरण भी निकालना है और अभी हमें यहाँ पर इसका वेग भी निकालना है। तो विस्थापन से अगर आपको वेग निकालना हो तो बहुत सरल तरीका है विस्थापन से वेग निकालने का। आप क्या करेंगे, ये विस्थापन है डेल आर, जिसका मान हमारे पास में आया डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप। दोनों तरफ अगर हम डेल टी का भाग दे दें, लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ डेल टी का भाग दे देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास में, डेल आर बटा डेल टी, ये तो आ गया लेफ्ट में, और राइट में क्या आएगा, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप बटा डेल टी। ठीक है, अब देखो डेल आर बटा डेल टी, डेल आर बटा डेल टी, डेल आर बटा डेल टी क्या होता है, विस्थापन बटा समय अंतराल बराबर होता है वेग। तो वेग ये आ गया अपने पास में वेग। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास में लिखा हो x प्लस वाई बटा 2, तो क्या गणित के छात्रों आप सब, तो इसको क्या मैं x बटा 2 प्लस वाई बटा 2 लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप अपॉन डेल टी है, इसको अगर हम ऐसे बांटना चाहें तो क्या लिखेंगे हम इसको, डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप। ठीक है, ये जो डेल एक्स अपॉन डेल टी है ये कहलाता है एक्स दिशा में विस्थापन बटा समय अंतराल, और डेल वाई बाई डेल टी क्या कहलाता है, वाई दिशा में विस्थापन बटा समय अंतराल। तो एक्स दिशा में विस्थापन कहलाएगा एक्स दिशा का वेग, ठीक है, और वाई दिशा में विस्थापन कहलाएगा वाई दिशा का वेग। इन दोनों को आई कैप और जे कैप से मैंने गुणा कर दिया। आई कैप और जे कैप तो अपनी जगह, डेल एक्स अपॉन डेल टी की जगह आ गया वी एक्स,
और डेल वाई अपॉन डेल टी की जगह आ गया वी वाई, यानी कि एक्स दिशा का वेग बटा एक्स दिशा का वेग और वाई दिशा का। अब आप देखो इस तरफ वाला जो v है उस पर तो मैंने तीर का चिन्ह लगाया, लेकिन मैंने vx और vy पर तीर का चिन्ह नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि इनकी दिशाएं i और j के रूप में इनके साथ में लिखी हुई है, और लेफ्ट वाला जो v है उसके साथ में दिशा अलग से लिखी हुई नहीं थी। तो सदिश को व्यक्त करने के दो ही तरीके हैं, या तो तीर का चिन्ह लगा के लिख दो और या उसका इकाई सदिश साथ में लिख दो। तो लेफ्ट वाले v के साथ में कोई इकाई सदिश नहीं लिखा हुआ था, इसलिए तीर का चिन्ह लगाया, जबकि राइट वाले जो vx और vy हैं उन पर उनके साथ में इकाई सदिश था, इसलिए हमने यहाँ पर तीर का चिन्ह नहीं लगाया। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको, थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है ये, लेकिन एक बार और हम अगर समझेंगे तो थोड़ा ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा। और फिर एक बार आप जब दोबारा खुद से आप दोहरान करोगे तो फिर उसके बाद में आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए कंठस्थ हो जाएगा एक तरीके से। तो देख लेते हैं हम, हमारे पास में ये आया था डेल आर बाई डेल टी, डेल आर बराबर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप। इसमें डेल टी का हम भाग दे दें तो आ जाएगा डेल आर बाई डेल टी बराबर डेल एक्स बाई डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई बाई डेल टी जे कैप। इसको मैं समीकरण नंबर 1, अगर ना इसको समीकरण नंबर 2 नाम देता हूं थोड़ी सी देर के लिए। डेल एक्स बाई डेल टी को हम वी एक्स कहते हैं और डेल वाई बाई डेल टी को हम वी वाई कहते हैं। ये वी एक्स और वी वाई औसत वेग है, ध्यान से समझना। डेल आर बाई डेल टी ये कहलाएगा तुल्य औसत वेग, डेल एक्स बाई डेल टी ये कहलाएगा एक्स दिशा में औसत वेग, और डेल वाई बाई डेल टी ये कहलाएगा वाई दिशा में औसत वेग। ठीक है, अब अगर मान लो ये तो हमने औसत वेग के लिए ले लिया, डेल एक्स बाई डेल टी की जगह वी एक्स लिख दिया और डेल वाई बाई डेल टी की जगह वी वाई लिख दिया, तो हमारे पास में ये समीकरण आ गया, इस तरीके का ये समीकरण आ गया। लेकिन अगर आपको ताक्षणिक वेग लेने होते, सपोज आपको ताक्षणिक वेग लेने होते, तो आप क्या करते? तो हम करते डेल आर बाई डेल टी बराबर हमारे पास में क्या आया था, डेल एक्स बाई डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई बाई डेल टी जे कैप। दोनों तरफ आप लिमिट ले लीजिए, ठीक है, दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं हम, दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, तो हम कहेंगे लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल आर बाई डेल टी। इसका मतलब है समय जो है वो बहुत छोटा है। डेल टी टेंस टू 0 का मतलब क्या है? समय अंतराल 0 की तरफ जा रहा है पर 0 नहीं है, यानी बहुत छोटा है। बराबर दूसरी तरफ भी हमने लिमिट ले ली, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और ब्रैकेट में बाकी यूं का यूं है डेल एक्स बाई डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई बाई डेल टी जे कैप। आप सब जानते हो हमने पहले भी ऐसा किया था, जैसे ही हम ये लिमिट लगाते हैं समय अंतराल छोटा है, तो आपको पता है कि अगर समय अंतराल छोटा है तो विस्थापन भी कम होगा, और इसीलिए जो डेल है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है जैसे लिमिट लगाते हैं हम। तो ये हमारे पास में डेल आर बाई डेल टी की जगह क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी, और इस तरफ क्या हो जाएगा हमारे पास में, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, डी वाई बाई डी टी जे कैप। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो अब फिर से हम इसको लिखेंगे डी आर बाई डी टी को भी हम वेग वी ही लिखेंगे, ठीक है, ये वेग वी, और यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी को भी हम वी एक्स लिखेंगे आई कैप, और डी वाई बाई डी टी को हम वी वाई लिखेंगे। आप सोच रहे होंगे जब वी एक्स और वी वाई और वी ही लिखना था तो डेल को डी में चेंज करने का मतलब क्या है? पहले इस वी का मतलब था औसत वेग, इसका वी एक्स का मतलब था एक्स दिशा में औसत वेग, और इस वी वाई का मतलब था वाई दिशा में औसत वेग। लेकिन अब इस वी एक्स वी वाई और वी का मतलब औसत वेग नहीं है, ताक्षणिक वेग है। उस समीकरण में इनका मतलब औसत वेग था और अब इस समीकरण में इसका मतलब ताक्षणिक वेग। अब आप सोच रहे होंगे भाई जब दोनों के मतलब अलग अलग है तो सेम क्यों लिखा हुआ है? अब एक बात बताएं कि आपकी कक्षा में जितने भी छात्र पढ़ते हैं वो सब लंबाई में बराबर नहीं है, नाम उनके एक जैसे नहीं है, उनका वजन एक जैसा नहीं है, उनका रंग उनका एक जैसा नहीं है, उनका रूप एक जैसा नहीं है, उनका पढ़ाई का स्तर एक जैसा नहीं है, उनका मकान एक नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबको छात्र ही कहते हैं, फिर भी हम सबको क्या कहते हैं, संबोधन छात्र से ही करते हैं। तो वेग के लिए हमने संबोधन वी ही लिखा है। उस वी का मतलब हर समीकरण में अलग अलग हो सकता है, किसी समीकरण में औसत वेग हो सकता है तो किसी में इसका मतलब ताक्षणिक वेग हो सकता है, ठीक है। ये तो थी वेग की बात। अब हमारे पास में समीकरण जो आया उससे हम एक और चीज यहाँ पर निकालने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में समीकरण दिया हुआ है, ये है v बराबर वी एक्स आई कैप जो हमने निकाला अभी, वी वाई जे कैप,
आपको कोई कहता कि वेग का परिमाण ज्ञात करो, तो हम क्या करते भाई, वेग का परिमाण ज्ञात करने के लिए वेग का परिमाण बराबर आई का गुणांक वी एक्स का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक वी वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये क्या कर सकते हैं, इसका परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे चले हम। अब हमारे पास में जो समीकरण आया उसी समीकरण को हम आगे वापस से काम में लेंगे। देखिए हमारे पास में है v बराबर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, अगर मान लीजिए दो अलग अलग स्थितियों में जो v का मान है, यानी वेग में जो परिवर्तन है, वेग का जो मान है वो अलग अलग आपको प्राप्त हो रहा है। मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति में आपको इसका मान प्राप्त हुआ v1 vx1 और vy1, और दूसरी स्थिति में आपको प्राप्त हुआ v2 बराबर vx2 आई कैप प्लस vy2 जे कैप। ठीक है, दो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्राप्त हो गया। तो अगर मैं इस अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दूं, यानी कि v2 में से v1 को घटा दूं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वेग में होने वाला परिवर्तन हमारे पास में आ जाएगा। तो v2 का मान कितना है हमारे पास में, vx2 आई कैप प्लस vy2 जे कैप। ठीक है, माइनस vx1 आई कैप प्लस v1 vy1 जे कैप ब्रैकेट में। ठीक है, और अगर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, दूसरे वाले पद में जो राशियां हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी हमारे पास में, प्लस में है वो माइनस हो जाएंगे। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इधर तो हमारे पास में है v2 माइनस v1 बराबर, ये v2 माइनस v1 बराबर vx2 आई कैप प्लस vy2 जे कैप माइनस vx1 आई कैप माइनस vy1 जे कैप। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको अलग लिख दीजिए। तो v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 की जगह तो सेम आ गया वापस, v2 माइनस v1। ठीक है, अब आप देखो दो हमारे पास में i के पद हैं, तो उन दोनों में से i कॉमन आ जाएगा। तो पहले पद में से आपके पास में बचेगा vx2 और दूसरे में से vx1 और बीच में माइनस का चिन्ह। ऐसे ही हमारे पास में दो पद है जिनमें j है, एक पद ये है और एक पद ये है, तो इन दोनों में से j कॉमन आ गया। पहले पद में से बचेगा vy2, दूसरे में बचेगा vy1। ठीक है, अब इससे हमारे पास में क्या है, v2 माइनस v1 का मतलब है वेग में परिवर्तन, जिसको हम डेल v कह सकते हैं, बराबर vx2 माइनस vx1, ये x दिशा के वेग में परिवर्तन हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से डेल vy2 माइनस vy1, ये हो गया y दिशा के वेग में परिवर्तन, डेल v y जे कैप। आपको इतनी सारी रामायण करने की जरूरत नहीं है, इतना सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको समझाया कि आया कैसे, आप कैसे करेंगे। अब अगर परीक्षा में आता है यही टॉपिक की वेग निकालने के बाद में आपको ये अपने काम क्या आएगा, ये त्वरण निकालने के काम आएगा, तब आप कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से समझना। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपके पास में समीकरण थी v बराबर vx आई कैप प्लस vy जे कैप। ये समीकरण लाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ डेल लिख दो। इधर भी लिख दिया डेल v और इधर लिख दिया अपन ने डेल, और ये ब्रैकेट में vx आई कैप प्लस vy जे कैप, और इस डेल को दोनों पर अप्लाई कर दो। तो ये अप्लाई कर दिया, ये हो गया डेल v, इधर अप्लाई किया तो हो गया डेल vx आई कैप, और इधर अप्लाई किया तो हो गया डेल vy जे कैप। लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे आया नहीं है, आया जो हमने अभी तरीका सीखा था उसी से है, पर इसको ऐसे आप शॉर्ट में लिख सकते हो। अभी अपना 3 लाइन में काम हो गया, और इससे पहले हमको कितनी सारी लाइनें लिखनी पड़ी। तो ये शॉर्ट में इसको लिखने का तरीका है जो काम में लिया जा सकता है, ऑथेंटिक है, इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अभी हमारे पास में डेल वी का मान तो आ गया, अब दोनों तरफ डेल टी का भाग दे दो, तो क्या आएगा आपके पास में, डेल वी अपॉन डेल टी बराबर डेल वी एक्स आई कैप प्लस डेल वी वाई जे कैप, और इधर भी हमने ये डेल टी का भाग दे दिया, डेल टी का भाग दे दिया। पहले की तरह इसको सेपरेट कर सकते हैं अपन, ये हो जाएगा हमारे पास डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है, बराबर डेल वी एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वी वाई अपॉन डेल टी
जे कैप। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब डेल वी बाई डेल टी यानी वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल त्वरण होता है। वेरी गुड। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा इसकी जगह पर। तो ये हमारे पास में आ गया ए। ऐसे डेल वी एक्स बाई डेल टी एक्स दिशा का त्वरण, ठीक है, ए एक्स। और ऐसे डेल वी वाई बाई डेल टी वाई दिशा का त्वरण ए वाई, ठीक है। लेकिन ये त्वरण के औसत मान है, एक्स दिशा में त्वरण का औसत मान, वाई दिशा में त्वरण का औसत मान और तुल्य त्वरण का औसत मान, ठीक है। अब अगर मुझे ताक्षणिक मान निकालने होते तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ आपको लिमिट लगा देनी है, जैसे हमने पहले लगाई थी, ठीक उसी तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम इसको पीडीएफ के रूप में भी, इसको पीडीएफ में जो दिया हुआ उसमें भी अपन इसको समझ लेते हैं। हमने यहाँ तक तो ज्ञात कर ही लिया था, ये v का मान ज्ञात करने का तरीका ये भी हमने ज्ञात कर लिया था। अब देखो ये जो मान हमारे पास में v बराबर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप है, इससे डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल वी का फॉर्मूला लिख सकते हो। आप डायरेक्ट लिख सकते हो इससे डेल वी का फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये आया कैसे है अगर आप पूछेंगे तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है, आपको यहाँ निकाल के नहीं लिखना है। यहाँ पर अगर हम डेल टी से भाग दे दे तो लेफ्ट साइड में तो आपके पास में हो जाएगा डेल वी बाई डेल टी, और राइट साइड में हो जाएगा आपके पास में डेल वी एक्स बाई डेल टी आई कैप प्लस डेल वी वाई बाई डेल टी जे कैप। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। हम सब जानते हैं डेल वी बाई डेल टी का जो मान होता है वो ए एक्स और ए वाई के बराबर होता है, ए एक्स और ए वाई के बराबर होता है। तो ये हमारे पास में समीकरण जो है, यहाँ से हमारे पास समीकरण आ जाएगी डेल वी बाई डेल टी की जगह ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। लेकिन ये औसत त्वरण के लिए होगी हमारे पास में समीकरण। अब अगर आपको ताक्षणिक त्वरण के लिए मान ज्ञात करना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, आपको लिमिट लेनी पड़ेगी। तो दोनों तरफ अपन लिमिट ले लेते हैं, ये लिमिट ले लेते हैं दोनों तरफ। देखो लिमिट लेने पर हमारे पास में क्या आएगा, ये लेफ्ट साइड में अपन ने लिमिट लिया तो ये हमारे पास में आ गया लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वी बाई डेल टी, और राइट साइड में लिमिट लेंगे तो लिमिट दोनों पर अप्लाई होगी। लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वी एक्स बाई डेल टी, ये देखो यहाँ पर डेल वी एक्स बाई डेल टी आई कैप प्लस लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वी वाई बाई डेल टी। और हम सब जानते हैं कि लिमिट लेने के बाद में जो डेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये समीकरण हमारे पास में कैसी बन जाएगी, ये समीकरण हमारे पास में कुछ देखो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी बराबर डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। ये जो डी वी एक्स बाई डी टी है इसको हम एक्स दिशा का ताक्षणिक त्वरण कह सकते हैं। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो ताक्षणिक त्वरण ए बराबर एक्स दिशा का ताक्षणिक त्वरण, सॉरी यहाँ तीर का चिन्ह नहीं आएगा क्योंकि हम इसकी दिशा अलग से लिखेंगे, आई कैप प्लस डेल वी डी वी वाई बाई डी टी वाई दिशा का ताक्षणिक त्वरण, यानी वाई दिशा में ताक्षणिक त्वरण, या हम कहें कि ताक्षणिक त्वरण का एक्स घटक और वाई घटक। तो इस प्रकार से हम द्विमीय गति में वेग का मान निकाल सकते हैं, विस्थापन का मान निकाल सकते हैं और त्वरण का मान निकाल सकते हैं। ये तीनों मान हमने निकाले। और अगर यही मान अपने को त्रिविमीय गति में निकालने होते तो क्या करना होता, बस सभी में हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो समीकरण है हमारे पास में, अब त्रिविमीय गति में जब निकालेंगे तो जो समीकरण हम लिख रहे हैं ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप मुझे पता है आप आसानी से कर सकते हो। अभी हमने क्या किया, R1 बराबर क्या लिखा था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और R2 बराबर क्या लिखा था हमने, x1 y1 सॉरी x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। ठीक है, अब जब आप त्रिविमीय समीकरण लिखोगे तो त्रिविमीय में R1 की जगह क्या आ जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और R2 की जगह क्या आ जाएगा, R2 की जगह आ जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के। ठीक है, तो जैसा हमने द्विमीय समीकरण में करा है विस्थापन के लिए, वेग के लिए और त्वरण के लिए, वैसा ही आप त्रिविमीय समीकरण में करोगे। बस एक एक पद सारे जो समीकरण है उनमें एक एक पद जेड वाला बढ़ता चला जाए।